Well, my dear students of 11th class, you are warmly welcomed in this class, my dear, because you must know that this class will decide what you are going to be throughout the whole life, my dear. हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये क्लास ही डिसाइड करेगी. Now the 2 years will be career years of you people, my dear. So you have to plan in such a way that you have to utilize your energy in constructive purposes, my dear. You have to move through proper channel से मूव करना है बच्चों. मैं तो ये कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, take an idea in your life, make that idea your life, your brain, your muscle, your heart, each part of your body must be full of that idea. कई बार बच्चों कोई क्वेश्चन कोई सम नहीं होता तो उसका सल्यूशन नहाते नहाते वाशरूम में भी याद आ जाता है कि मैंने ये फार्मूला उस पर नहीं लगाया, अगर मैं ये लगाता तो जल्दी हो जाता. और फिर नहाने के बाद जब वो फार्मूला लगाया जाता है बच्चों, वो सम सॉल्व हो जाता है. बिकॉज यू हैव टू मेक दैट आइडिया योर लाइफ. ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना. नई क्लास है, 10th क्लास का वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग सब कुछ अलग था, सिलेबस कम था बच्चों. अब एक नई ऐसी क्लास है, पूरी ज़िंदगी डिसाइड होनी है बच्चों, तो इसलिए उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली मेहनत करना. घबरा भी मत जाना. 24 घंटे में से 22 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ना बच्चों, बस जो काम मिले पूरा करना है, शिद्दत से करना है. देन सक्सेस विल बी योर्स बच्चों. बस ये ज़रूर ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं होता हार्ड वर्क का, ये ज़रूर ध्यान रखना. यू हैव टू हार्ड वर्क थ्रू आउट योर लाइफ नाउ. लेकिन प्रेशर नहीं आने देना अपने दिमाग पे, अपने अटैकिंग मोड में रहना है. आई विल डू दिस, आई विल डू दिस. बस सक्सेस कम्स व्हेन मैन एंड माउंटेन्स मीट. इट इज़ नॉट स्कोर्ड merely by jostling in the street. बच्चों सफलता तब मिलती है जब आदमी पहाड़ों से टकराता है, पत्थरों से टकराता है बच्चों. इट इज़ नॉट स्क्योर्ड बाई merely jostling in the street. गली के चक्कर काटने से, दाएं बाएं घूमने से बच्चों सक्सेस नहीं मिलती. दिस इज़ enough of advice. So we will start now career year study loving physics. ठीक है बच्चों, फिजिक्स से पहले हम साइंस की डेफिनेशन बताएंगे, जो क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको पूरा मिला के साइंस बोला जाता था. एक्चुअली द वर्ड साइंस मीन्स टू नो अबाउट समथिंग. ठीक है, this science is a systematic study. किसकी स्टडी बच्चों? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इवेंट्स के बारे में, फैक्ट्स एंड फिनोमिना इन आवर सराउंडिंग. ठीक है बच्चों, इवेंट किया जैसे हमने कॉइन को उछाल दिया बच्चों, हेड आएगा या टेल. लूडो की डाइस उछाल दी बच्चों, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? इवेंट्स. फैक्ट्स सच्चाइयों के बारे में, और फिनोमिना जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में सब के बारे में सिस्टम से स्टडी करना. सिस्टम का मतलब समझ गए, स्टेप वाइज स्टडी करना. जैसे टेबल्स वही बच्चा सीख सकता है जिसको काउंटिंग आती हो. पहले काउंटिंग सीखो, फिर टेबल सीखो, फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड के सम करोगे बच्चों. सिस्टम से स्टडी करने को साइंस कहते हैं. और साइंस की द मोस्ट लविंग ब्रांच है बच्चों साइंस की. कौन सी? समझ गए ना बच्चों? फिजिक्स, जिसको बोलते ही मुंह पे स्माइल आती है बच्चों. फिजिक्स, बूंदा मुँह करके आप फिजिक्स बोल ही नहीं सकते बच्चे, स्माइल आएगी. ये बाय बर्थ बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती बच्चों. हेंस इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट लविंग ब्रांच. फिजिक्स इज द मोस्ट लविंग ब्रांच. ठीक है बच्चों, मोस्ट लविंग ब्रांच. इसलिए नहीं कि मैं पढ़ता और पढ़ाता हूँ इसलिए मोस्ट लविंग कह रहा हूँ. चंद दिनों बाद तुम भी यही कहोगे, यस फिजिक्स इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आपकी नींदें चुरा लेगी फिजिक्स अगर आप ढंग से पढ़ोगे. इफ़ यू लव योर सब्जेक्ट देन 10% मार्क्स आर ऑटोमेटिकली मोर. ठीक है बच्चों,
So we should love our subject and we should love our subject teacher also, my dear. Then marks automatically increase by 30% minimum. Okay, the most loving branch of science, ठीक है बच्चों, which deals with the study of nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena क्या मतलब हुआ बच्चों? इन आवर सराउंडिंग, जैसे अपने आप ही फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ठीक है बच्चों, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल कहाँ से बच्चों? फ्रॉम ट्री, है ना, कोई भी फ्रूट है बच्चों, जब वो पकेगा तो अपने आप गिरेगा, उसके बारे में स्टडी अपने आप ही तो हो गया, है ना। जब आप एक आयरन रोड को बच्चों, ये सपोज करो आयरन रोड है और आपने यहाँ से हीटिंग शुरू कर दी बच्चों, है ना, हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड, है ना बच्चों, होटर से कोल्डर पोर्शन में हीट अपने आप ट्रेवल करती है ना, हमने तो नहीं सिखाया उसको, नेचर में अपने आप फिनोमिना होती रहती है, इनके बारे में जो स्टडी। ऐसे ही पानी खिंडा दो बच्चों आप, है ना, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर लेवल्स, ठीक है बच्चों, पानी जब भी गिराते हैं हम हायर लेवल से लोअर लेवल अपने आप फ्लो करता रहता है, कब तक? टिल लेवल बिकम्स सेम, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड टिल टेम्परेचर बिकम्स सेम, और एप्पल अपने आप गिर गया तो आप कहेंगे ना अपने आप हो गया। ये अपने आप होने वाले फिनोमिना के बारे में स्टडी कराती है, वो द मोस्ट लविंग ब्रांच फिजिक्स कहलाती है बच्चों। तो इसलिए आपने पूरा जोर लगाना है, एक नए जोश के साथ नई क्लास में हो बच्चों। जिनके 10th में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, दे नीड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल, ओवर कॉन्फिडेंट ना हुए बच्चों। हमने ये भी देखा है जिनके 97, 98%, 99% आते हैं वो 60s में आ जाते हैं 11th में आके, और जिनके 60 to 70% मार्क्स हैं वो 95 तक चले जाते हैं बच्चों। मतलब समझ गए ना बच्चों। द हार्ड वर्क विच यू विल डू नाउ दैट विल मैटर माई डियर, दैट मैटर्स। जो मेहनत अब आप करेंगे बच्चों वो आपको पे करेगी। 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसलिए 11th ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास से भी, क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मे बी नीट एग्ज़ाम MBBS के लिए, मे बी JEE मेन, JEE एडवांस माय डियर, मे बी NDA एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होता है बच्चों, उसमें 11th का पोर्शन ज़्यादा 12th का कम आता है। इसलिए 11th को हल्के में नहीं लेंगे आप, ठीक है बच्चों। बस डरेंगे भी नहीं आप, डेली का काम डेली करते रहेंगे, देन सक्सेस विल बी योर्स एंड सक्सेस विल बी आवर्स माय डियर, ठीक है। आई विल बी विद यू एट एवरी टर्न ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल माई स्टूडेंट माई डियर, to all my students, this is promise, come on। ऐसे जोश के साथ हर टाइम एकदम जुनून होना चाहिए, जीत का जुनून बच्चे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से माय डियर, ठीक है, come on। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो स्टडी कराती है वो फिजिक्स द मोस्ट लविंग ब्रांच कहलाती है बच्चों, ठीक है माय डियर। इसमें जो पहली क्वांटिटी आती है, आपने 9th क्लास में भी बिल्कुल सीख लिया था, वो आती है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं? किसी की हाइट माप लो 6 फीट, जैसे जिस रूम में बैठे इसका वॉल्यूम माप लो, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। किसी की लेंथ मापना, किसी का वॉल्यूम मापना, किसी का टेम्परेचर मापना, है ना, किसी सर्किट में से फ्लो करता हुआ करंट एमीटर या एम्पियर मीटर से मापना, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितनी प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की, बिल्कुल 9th में सीख लिया था बच्चों आपने, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर्स, ठीक है माय डियर। स्केलर्स आर दोज यू नो in 9th class. Scalars are those physical quantity which have only magnitude, no direction at all. ठीक है, एग्जाम्पल भी आता है आपको बच्चे स्केलर का अच्छे से, मास है ना बच्चों, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉक एट्सेट्रा, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी।
10 किलो का मास, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। 5 किलो का मास, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आप कह देंगे स्केलर है। वेक्टर्स आर दोज which have both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction। बच्चों डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? तो आओ बच्चे एग्जाम्पल देखें इसके। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। जब डिस्टेंस बोलेंगे तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डायरेक्शन भी होगी। ऐसे स्पीड है ना, फिर है वेलोसिटी। आपको कोई कहे 10 मीटर पर सेकंड से भाग जाओ बट डायरेक्शन ना बताए तो वो स्पीड। आपको कहे 10 मीटर पर सेकंड से ड्यू ईस्ट भाग जाओ, ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ भाग जाओ, तो फिर डायरेक्शन भी साथ होगी, फिर ये वेलोसिटी बन जाती है बच्चों। एक्सेलरेशन, सब फार्मूले आपको आते हैं बच्चों। ये फोर्स है ना बच्चों, F = ma, है ना। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद आया। इसको वेक्टर हैं इसलिए एक सिंबल से दिखाते हैं, ऊपर वेक्टर का सिंबल लिखा देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये डेल्टा है ना बच्चों, अब 11th में आएगा। डेल्टा माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स = F, वेक्टर का सिंबल लगा दिया ना, ma। देखो m के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि m तो मास स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं बच्चों। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए वेक्टर के ऊपर वेक्टर का सिंबल यानी डायरेक्शन का सिंबल यानी एरो हेड लगाना है, ठीक है। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी वेक्टर की, स्केलर की, लेकिन रियल में एक फैक्ट और बताता हूँ। फॉर ए क्वांटिटी टू बी वेक्टर, 3 essential properties must be fulfilled, 3 essential characteristics, 3 essential properties are for a quantity to be vector, my dear, for a quantity to be vector, my dear। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए? ये वाली चाहिए बच्चों। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा बच्चों डायरेक्शन, तीसरी बच्चों बात जो है ना वो ज़बरदस्त बात है, याद रखना। इट मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कौन से होते हैं बच्चों? वेक्टर एडिशन, है ना बच्चों, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, है ना बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। 2 टाइप की प्रोडक्ट है ना, आगे चल के आप पढ़ेंगे माय डियर कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट 2 प्रकार की होती है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तीसरी बात को भी जो ओबे करते हैं ना, तीनों बातों को, वो वेक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट, है ना बच्चों, करंट को देखो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो। देखो बच्चे, करंट की बात करूँ मैं बच्चे, ये लो करता हूँ। ये मान लो एक बैटरी 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, ये 10 वोल्ट की है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट को ऐसे डायरेक्शन देते थे ना आप लोग, बताओ कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट से उल्टा होता है, मतलब करंट ऐसे दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा चलते हैं, याद है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो करंट की वैल्यू निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस सीरीज़ में है ना बच्चों, 2 + 3 5 हो गया। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 एम्पियर। डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सर बैटरी के बाहर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट को डायरेक्शन है इसलिए स्केलर नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके पास ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है माय डियर, इसलिए इसको वेक्टर भी नहीं बोल सकते। डायरेक्शन है इसलिए इसको स्केलर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर्स का तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। इसलिए ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? एक नया नाम देते हैं बच्चे, वो कौन सा होता है? टेंसर। तो टेंसर की डेफिनेशन समझ में आ गई। टेंसर्स आर दोज ब्यूटीफुल क्वांटिटी, इट्स ए ब्यूटी माय डियर। Tensors are those beautiful quantities which are neither vectors nor scalars। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे चल के तुम पढ़ोगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी होता है बच्चों। आगे पढ़ाएंगे ना बच्चों, जो जो सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो ना ये स्केलर हो सका ना ये वेक्टर हो सका बच्चे, इट्स ए टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर का ही पता लग गया बच्चों आपको। चलो, अब क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मापते कैसे हैं ना बच्चों। मैंने कहा ना, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट ब्यूटीफुल क्वांटिटी माय डियर, है ना,
विच कैन बी मेजर्ड। मेजर के लिए तो फिर यूनिट चाहिए, तभी तो आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो कहते हो ना 4 मीटर कपड़ा दे दे, और बच्चे हलवाई की दुकान पे जाके कहते हो ना 2 किलोग्राम जलेबी दे दे। 2 किलोग्राम मतलब मास की यूनिट किलोग्राम है ना। हलवाई को ये तो नहीं कहते ना 2 मीटर लंबी जलेबी दे दे, नहीं कह सकते बच्चे, इसको 2 किलोग्राम कहेंगे। शुगर लेनी है किराना की दुकान से, शुगर 2 kg शुगर लोगे बच्चों, 2 मीटर शुगर नहीं बोलोगे। ये तब हुआ जब आपको यूनिट्स की नॉलेज हुई। तो अगला हमारा टॉपिक माय डियर यूनिट। यूनिट इज डिफाइंड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी क्या थी याद आ गई ना, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रखा गया, उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा कि 1 कार्बन हो तो मीथेन, मिथ वर्ड यूज़ करेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 हो तो प्रोप, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया ना बच्चों। तो ऐसे ही मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड बना दिया। जैसे लेंथ को मापना है ना, स्केल बना दिया बच्चों, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्यों बच्चों, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया ना कि इतने से लंबे को 1 सेंटीमीटर कहेंगे। स्केल 15 सेंटीमीटर लंबा बना दिया और ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दिया बच्चों के लिए। अब तुम ये नहीं कह सकते ना मैं तो इतने लंबे को 1 सेंटीमीटर कहूँगा, ऐसे कैसे कह देगा। ऐसे 1 किलो मास है तो फिक्स कर दिया बच्चों कि 1 किलो का मास 1 किलो का है। अब आप घर का सिस्टम नहीं बना सकते ना कि एक ईंट लेके खड़े हो जाओ और कह दो मेरे लिए तो यही 1 किलो है। ऐसे दूध को डालते हैं बच्चे, ½ लीटर का अलग होता है, 1 लीटर का अलग होता है, तो फिक्स कर दिया रेफरेंस स्टैंडर्ड। बच्चों रेफरेंस स्टैंडर्ड जरूरी था, नहीं तो मेजरमेंट कैसे होती बच्चे, कोई कुछ ले लेता कोई कुछ ले लेता, लड़ाइयाँ होती बच्चे, है ना। तो इसलिए यूनिट उसको कहते हैं, इट्स ए रेफरेंस मीन्स विच इज़ टेकन ओरिजिनली, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। एंड यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहली कौन सी बच्चों, फंडामेंटल यूनिट, आसान है ना बच्चों, वेरी इजी फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा कौन सा है बच्चों, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। Fundamental units are those which are taken initially, which cannot be changed or broken into more simple unit. These are fundamental. Fundamental quantities की unit जो होती है मास, मास को किलोग्राम में, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों। लेंथ को मीटर में, टाइम को हमेशा सेकंड में मापेंगे बच्चों, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में मापेंगे बच्चों, करंट को हमेशा एम्पियर में मापेंगे बच्चों, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चों AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा मोल में मापते हैं बच्चों, याद है ना। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को बच्चों, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं बच्चों। ये 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं बच्चों। इनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इनकी हेल्प से जो डिराइव किए जाएँ, जैसे स्पीड या वेलोसिटी होती है बच्चों, है ना, स्पीड या वेलोसिटी दोनों में। स्पीड में क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, दिस इज, और यहाँ के लिख देते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। यहाँ वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है ना बच्चों, बस इतना फ़र्क है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो बच्चों, है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो आप कह दोगे ना मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का फार्मूला 7वीं 8वीं में सीख लिया था, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी है ना। पहले मान लो कम वेलोसिटी से चला रहे हो बाइक, फिर आपने रेस दे दी, फास्ट कर दी। पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चला रहे थे, फिर आपने 30 मीटर पर सेकेंड कर दी। चेंज 30 - 10 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड घटाओगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी तो बचेगी ना बच्चों, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, तो ये क्या बन गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इनकी हेल्प से डिराइव किए गए हैं, इसलिए इनको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशंस भी हैं, जैसे यूनिट डिफाइन किया है ना माय डियर, ऐसे ही डायमेंशन, चैप्टर का नाम ही यही है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशंस आर द पावर्स, ये पावर्स होती हैं रियल में बच्चों, to which fundamental quantities must be raised in order to express a physical quantity। मुश्किल तो नहीं लग रही ना डेफिनेशन बच्चों, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कितनी पावर चढ़ा दें, पावर होती है ना बच्चों, इंडिसेस, है ना, इनकी पावर्स को डायमेंशन कहते हैं बच्चों।
तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी पावर्स कितनी है। ये भी दो टाइप के हैं, फंडामेंटल डायमेंशन है ना बच्चों, और दूसरा बच्चों डिराइव्ड डायमेंशन, वेरी इजी, डिराइव्ड डायमेंशन। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल। अब यूनिट हटा दो ना बच्चों, मास मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m, लेंथ के लिए बच्चों l, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जाती है, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए केल्विन, a और I भी लिख देते हैं बच्चों इसको, मोल के लिए E हटा के ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, डिराइव्ड डायमेंशन आर दोज विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ माय डियर फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल से डिराइव की जाए। जैसे वेलोसिटी की बात कर रहा था मैं बच्चों, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ का l, टाइम का t, तो आप लिख सकते हैं ना LT माइनस 1, यहाँ t की पावर नीचे 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इसको ऐसा भी लिख देते हैं m0 LT माइनस 1। बस थोड़ा ट्रेडिशन बना रखा है कि हर डायमेंशन है ना बच्चों MLT की फॉर्म में होना चाहिए। m इसमें आया ही नहीं बाई चांस, मास क्यों नहीं आया, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, मास का तो कोई काम है ही नहीं, तो मास को धक्के से लाओ, है ना। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, यू नो, m रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 को LT1 से मल्टीप्लाई करो तो LT1 ही आया, LT माइनस 1 ही आएगा, तो इसलिए बच्चों वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है बच्चों, इसका फार्मूला हमने बोला ना, क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, बोला ना, चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है बच्चों, LT माइनस 1, टाइम का t, तो आंसर आ गया LT माइनस 2, इसको लिखा जा सकता है m0 LT माइनस 2। अब डायमेंशन समझाता हूँ, वेलोसिटी या स्पीड में डायमेंशन में मास का डायमेंशन क्या है बच्चों 0, लेंथ का क्या है बच्चे 1, और टाइम क्या क्या है -1, ये पावर जो चढ़ा दी ऊपर, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस, और इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये डिफरेंस होता है बच्चों, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में डिफरेंस समझ में आ गया क्या। डायमेंशंस तो पावर हैं, और डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 1, डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2, एंड डायमेंशन, मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, और टाइम का डायमेंशन -2 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, माइंड इट माय डियर। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं बच्चों, फोर्स F = ma, ये फार्मूला तुमने कब सीख लिया था बच्चों 9th क्लास में। मान लो किसी को याद नहीं है ये फार्मूला कि मैंने 9th में सीखा था, क्योंकि 9th पास करे वो भी 1 साल पूरा हो गया बच्चों, है ना, तो क्या हो गया, अब याद कर लो, 9th में था तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलेरेशन का तुम्हारे ऊपर लिखा ही हुआ है, ये रहा LT माइनस 2, तो आंसर हम LT माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ गया। ठीक है, एरिया, एरिया को क्या लिखते हैं बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ है बच्चों, तो इसलिए क्या आंसर हो गया L²। तो इसको लिख सकते हैं ना m0 L² T0, दिस इज द आंसर फॉर एरिया। वॉल्यूम का भी निकाल दोगे, यस, वॉल्यूम का LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सब L3 ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी का कोई पूछे, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड का उल्टा होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक टाइम पीरियड होता है बच्चों, एक चक्कर पूरा करने का टाइम, उसको तो टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। वो तो एक चक्कर कितनी देर में पूरा किया, कोई जोगर है ना, रेस लगा रहा है ट्रैक के चारों ओर, एक चक्कर पूरा करेगा ना, एक चक्कर पूरा करने में वो जितना टाइम लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितने चक्कर, तो ये उल्टे होते हैं ना बच्चों। 10th तक आ गया था ना, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला T-1। कई बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं बच्चों, जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अरे है तो ये एक्सेलरेशन ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन वाला ही रखेंगे। ठीक है, कई बार डेंसिटी का पूछ लेते हैं बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला मास बटा वॉल्यूम, तो मास का तो m होता है, वॉल्यूम का L3, नीचे L3 आएगा ना वॉल्यूम वाला, तो ऊपर जाके -3, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, ml-3 T0। अगर नहीं भी लगाओगे T0 तो वो भी कोई बात नहीं, ml-3, डेंसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया।
प्रेशर का भी याद है तुम्हें, वर्क का भी याद है ना बच्चों। वर्क का फार्मूला भी 9th में आ गया था, Fs cos थीटा। वैसे 9th में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आया था बच्चों, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला ये है। फोर्स कैसे है ये थोड़े दिनों में आप समझ जाओगे, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, अगली यूनिट्स चालू होती जाएंगी, शुरू होती जाएंगी बच्चों। फोर्स का mlt-2, डिस्टेंस का l, कोस थीटा का नो डायमेंशन, तो आंसर क्या आ गया ml2 है ना बच्चों, ml2t-2। वर्क का भी आ गया बच्चों आपके पास। कोस थीटा का कोई डायमेंशन क्यों नहीं है, ये बात तो तुम्हें 10th क्लास से ही समझ आ गई। कैसे बच्चों, ऐसे ये बेस होता है, अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर। बताओ फिर कोस थीटा इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेंथ अपॉन लेंथ, नो डायमेंशन। थीटा के भी कोई डायमेंशन नहीं होते। थीटा को जानते हो ना बच्चे, यस। थीटा का फार्मूला शायद 10th में आया था या नहीं आया था। दिस इज थीटा, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस माय डियर, ठीक है। थीटा का फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन एल, कट गया, नो डायमेंशन, m0 l0 t0, ठीक है माय डियर। ये फार्मूला अगर 10th में नहीं आया हो, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो कोई बात नहीं, अब आ गया। मैथमेटिक्स में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, तो ऐसे डायमेंशन करते जाएंगे। अब नोट्स में सब डायमेंशन दे रखे हैं, बुक में या नोट्स में ज़्यादा डायमेंशन दे रखे हैं, सारे नहीं याद करने होते बच्चों, फार्मूला ध्यान रखना होता है। सभी फार्मूले एक दिन में 2 दिन में याद मत करना, उन टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूले याद करो जो टर्म्स 10th तक आ गई थी। ये सब आ गई थी बच्चों, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, वर्क, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, है ना, वॉल्यूम, वर्क। फिर धीरे धीरे 11th की टर्म्स भी आपको आ जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है बच्चों। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डायमेंशनल फार्मूले करते करते आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब डिराइव्ड डायमेंशन भी कर लिए, फंडामेंटल यूनिट भी कर ली, डिराइव्ड यूनिट भी कर ली। कुछ यूनिट्स को वो भूल गए थे बच्चों, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं बच्चों। सप्लीमेंट्री ये वर्ड सुना हुआ है ना बच्चों, कोई चीज़ रह जाए ना बाद में उनको याद किया जाता है ना। जैसे 10th क्लास के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे और क्लास टीचर से 2 बच्चों का फॉर्म भरना रह गया, उन्होंने कहा बोर्ड में कि 2 बच्चों का रह गया गलती से, वो कहेंगे सप्लीमेंट्री शीट में करके भेज देना, कोई बात नहीं। तो 2 यूनिट्स वो भूल गए थे बच्चे, वो कौन थे, एक तो थीटा, थीटा को जानते हो ना बच्चों, थीटा की यूनिट है ना, वो यूनिट है बच्चों या तो डिग्री या रेडियन, ठीक है बच्चों। डिग्री तो आपने पहले भी पढ़ा है ना, बड़े अच्छे से पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा 90 डिग्री। तो आज सीख लो बच्चे, जब एक चक्कर पूरा काट लेते हैं ना पूरा, तो एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री। इसी को बच्चे 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं बच्चों, रेडियन, ठीक है। रेडियन एंड डिग्री देज आर द 2 यूनिट्स ऑफ एंगल थीटा। आधा कर दो बच्चों, 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी इधर भी, तो आप क्या कहेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन, रिलेशन पता लग गया। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, रिलेशन पता लग गया, ठीक है। एक इसको भूल गए थे इसकी यूनिट को, एक सॉलिड एंगल, एक एंगल है ना बच्चों, ये तो एंगल था, एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है अच्छे से समझ लो बच्चों, इसको डी ओमेगा, डब्ल्यू को ओमेगा बोलते हैं। ये होता है बच्चों एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब इसका फार्मूला, थीटा का फार्मूला मैंने बता दिया ना बच्चों, थीटा का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा का फार्मूला बच्चों लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल का फार्मूला एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसके जो यूनिट होते हैं बच्चों, इसके यूनिट उसके रेडियन होते थे ना बच्चों, तो इसके यूनिट होते हैं स्टीरेडियन। और डायमेंशन ना थीटा के होते ना सॉलिड एंगल के होते, ठीक है बच्चों। सॉलिड एंगल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक क्लोज सरफेस लेके बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स लेके ऐसे मिला दिया बच्चों, ठीक है, ऐसे मिला दिया। यहाँ कंपास या प्रकार रख के ये पूरा 3 डायमेंशनल जो एंगल होता है ना, ये सॉलिड एंगल है। गोल गोल सॉफ्टी वाला कौन हो गया, यहाँ कंपास या प्रकार रखा, एक आर्क ड्रॉ कर दी, एक एरिया DS1 काट दिया गया, एक आर्क और ड्रॉ कर दी जिसकी रेडियस R2
और ये एरिया ज़्यादा कट ऑफ हो गया, जिसको लिख देंगे DS2। एक और काट दिया बच्चों, जिसकी रेडियस R3 ले ली, तो इसने और ज़्यादा एरिया कट ऑफ कर दिया, DS3। डी माने स्मॉल एरिया। तो ये देखा एक आदमी ने DS1 बटा रेडियस का स्क्वायर, DS2 तो रेडियस कितनी थी R2, ये एरिया DS3 तो R3 का स्क्वायर। ये रेशो बच्चे कांस्टेंट आई, ये रेशो बिल्कुल कांस्टेंट आई। इस कांस्टेंट रेशो को डी ओमेगा, W को ओमेगा बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोला गया। मतलब एरिया बढ़ गया तो रेडियस का स्क्वायर भी उसी रेशो में बढ़ गया। जैसे समझते हो ना, 2/7 हो, हम कहेंगे 4/14, हम कहेंगे 6/21, एक ही बात तो है। ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, तो ये बढ़ता गया तो ये भी बढ़ता गया। इसी रेशो को सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का फार्मूला तुम्हें याद हो गया। सॉलिड एंगल के डायमेंशन भी आगे, एरिया के डायमेंशन L² बच्चों, इसके भी L², नो डायमेंशन। तो एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसी ब्यूटीफुल क्वांटिटीज़ हैं जिसके यूनिट तो हैं, डायमेंशन नहीं है बच्चों। यूनिट तो हैं बट डायमेंशन नहीं है। ये इतनी अच्छी मतलब क्वांटिटीज़ हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, थीटा। मुझे याद कर लेना, सॉलिड एंगल, एंगल या सॉलिड एंगल में से है ना बच्चों। ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसके यूनिट भी ना हो, डायमेंशन भी ना हो, वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का नाम ले देना। वैसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। मान लो आप, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, आप साइन थीटा के कोई यूनिट नहीं होते, कोई डायमेंशन नहीं होते। थीटा के तो यूनिट होते हैं, साइन थीटा के नहीं होंगे। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, है ना। 10th में पढ़ा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा था ना बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। याद है, ऊपर भी वेलोसिटी LT-1, नीचे भी वेलोसिटी LT-1, M0, L0, T0, नो डायमेंशन, नो यूनिट। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते, कोई डायमेंशन भी नहीं होते। नेम सच ए क्वांटिटी विच हैज नॉइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 इनके रेसिप्रोकल भी बच्चों, है ना। तो डायमेंशन ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, जो क्वांटिटीज़ आगे बढ़ती जाएंगी ना बच्चों। पहले 10th वाली क्वांटिटीज़ और 9th वाली क्वांटिटीज़ के ही डायमेंशन पढ़ना, फिर धीरे धीरे 11th वाली। क्रैमिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। फार्मूला जो 10th तक फार्मूले आपके आगे थे ना बच्चों, उनको पढ़ते जाओ और कभी नहीं घबराना बच्चों। ये आपकी करियर मेकिंग क्लास है बच्चों। रियल में 11th इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन 12th, माइंड इट। मेरी बातों को याद रखना। कोई भी बात समझ में ना जाए, 2 बार 3 बार 4 बार पूछो, नो प्रॉब्लम बच्चों। अपनी क्वेरीज दूर करो, डाउट्स पूछो, भेजो मेरे पास। I will be with you in each and every turn of your life, my dear. तो आप समझ गए ना बच्चों। You are entering your career years। 2 साल है बच्चों, बहुत मेहनत करो, पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। और याद रखना, जब मेहनत नहीं करोगे तो भी पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, मतलब बर्बाद हो जाओगे बच्चों। इसलिए मेहनत करनी है। We should be positive, my dear. Come on। फिर हम करेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन का मतलब फ़ायदा। क्यों पढ़ रहे हैं हम इतने सारे डायमेंशन? एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन है बच्चों, टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन की एक्यूरेसी को चेक करना। जैसे एग्ज़ाम में दे देंगे ना, आपको कहेंगे एक सिंपल पेंडुलम है या एक लड़की झूला झूल रही है, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/g है। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L इज़ द लेंथ, है ना, फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर, एंड t इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने का टाइम। तो चेक करो, कैसे चेक करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, t, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो t। फिर हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड देखो, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। आओ, 2π का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि जो फिक्स नंबर होता है ना बच्चों, पाई 22/7, उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। अंडररूट लेंथ का L और इसका बच्चों LT-2, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, t² हो जाएगा t। तो आपने क्या नोट किया बच्चों? राइट हैंड साइड t, लेफ्ट हैंड साइड t। तो अंग्रेजी में लिख दोगे ना बच्चों, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फार्मूला इज ओके, फार्मूला इज ओके। ऐसे बच्चों, अगर बाई चांस दोनों तरफ डायमेंशन रख के देखें और दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ना आए, तो हम कहेंगे फार्मूला इज रॉन्ग। वेरी सिंपल। तो जो फार्मूला गलत होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं आएंगे। जिनमें सेम आ गए तो कहते हैं ना फार्मूला इज ओके। दोबारा समझ लो,
ये टाइम पीरियड है, ये एग्जाम में बताएंगे विच लेटर रिप्रेजेंट्स व्हाट। टी इज द टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने का टाइम। एल इज द लेंथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उसका सेंटर। और ये कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो टी है, टाइम पीरियड टाइम होता है एक चक्कर पूरा करने का। राइट हैंड साइड को पकड़ा, 2 पाई के डायमेंशन नहीं होंगे, अंडर रूट लेंथ के एल होंगे, एक्सेलरेशन के LT-2, एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी कर लिए, एल से एल कट गया, टी की -2 ऊपर जाके टी की 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो राइट हैंड साइड भी टी, लेफ्ट हैंड साइड भी टी, है ना। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों जो फॉर्मूला रॉन्ग आए। दूसरा एग्जाम्पल इसी का, टू चेक द एक्यूरेसी। किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये अगली यूनिट है। और तीसरी अगली मतलब एप्लीकेशन है। और तीसरी है बच्चों टू डिराइव रिलेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हम एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, इसको चेक करो। फ्रीक्वेंसी इज 1/2L √ T/m। एग्जाम में देंगे बच्चों। दिस इज टेंशन इन वायर, ये वायर में टेंशन है, ये मास दे दी है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी, सबके डायमेंशन तुम्हें आते हैं बच्चों। L इज द लेंथ। तो आओ लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें, लेफ्ट हैंड साइड कौन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोला टाइम पीरियड का उल्टा होती है, तो राइट हैंड साइड पकड़ लो बच्चों। राइट हैंड साइड क्या है? 1/2L √ T/m। लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट रेसिप्रोकल होती है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर। आओ राइट हैंड साइड पकड़ी, डायमेंशन लिखवाओ, 1/2 के नहीं होंगे, लेंथ के L, टेंशन इज ए फोर्स, और फोर्स का आंसर तो तुम्हें याद है बच्चों, MLT-2, नीचे M कट गया। इस लेंथ को जब अंदर लेके जाएंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, तो इसलिए ये कौन आ गई? ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्या आई? T-2 नीचे L। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कुछ अलग है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग है, तो बस इंग्लिश में एक ही बात लिख देना बच्चों। क्या? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फार्मूला इज रॉन्ग। अगर सेम आ जाती तो हम कहते फार्मूला इज ओके। ये ऐसे करके आना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दिया, करियर ईयर्स में पहुंच गए हो, बहुत मेहनत करो, डरना नहीं, घबराना नहीं। जो क्वेरीज हो बच्चे, हेजिटेट करे बिना मैक्सिमम पूछना है। हैव ए नाइस डे।